और बच्चों कैसे हैं आप? तो वी हैव टू स्टार्ट द कोर्स ऑफ रैपिड रिवीजन फॉर नीट 2020। तो वी हैव टू स्टार्ट अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैट ऑफ क्लास 12 लेक्चर नंबर 1. ओके, माय नेम इज नबी हसन. आई एम द एजुकेटर ऑफ मेडिको-मेंटर क्लासेस. तो वी हैव टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 1 ऑफ योर इलेक्ट्रोस्टैट और हम उसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज. तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज में आप लोग वैसे जानते ही इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या क्या होता है, तो थोड़ा सा हम उसको रिव्यू कर लेते हैं. तो इलेक्ट्रिक चार्ज, तो अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक. तो आप ये याद रखना, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है. तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ओके, यानी चार्ज जो है वो एक मैटर ही होता है, ठीक है. उसके पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की. ओके, दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है, एसआई यूनिट. तो एसआई यूनिट जो है इसकी, एसआई यूनिट इज कूलम, ठीक. ये हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्या याद रखना है, स्मॉलेस्ट चार्ज, ठीक है, स्मॉलेस्ट चार्ज. तो जो हमारा स्मॉलेस्ट चार्ज है, हमारा स्मॉलेस्ट चार्ज, ओके, तो वो हमारे पास है फंडामेंटल चार्ज 1 यानी इलेक्ट्रॉन, यानी E इज इक्वल टू, इसमें हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. इससे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक. अगर हम CGS में बात करेंगे तो एक अलग बात होती है. तो अगर हम CGS में बात करें, इन CGS, तो CGS में बात करें तो हमारे पास होता है 1 ESU, 1 इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट. तो ये बराबर होता है आपका 1/9 इंटू 10 टू द पावर -18 की पावर हाफ, ठीक है, कूलम. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3.3 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम. तो ये 1 ESU होता है. इसको हम लोग फ्रैंकलिन भी कहते हैं. क्या कहेंगे, फ्रैंकलिन, ठीक है. छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखना है. तो ये आपका फ्रैंकलिन होता है. दूसरी चीज अगर हम बात करें तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इन CGS. SI में ये होती है, इन CGS में ये क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी. लार्जेस्ट यूनिट जो है हमारे पास, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक, वो हमारे पास होती है फैराड. तो 1 फैराड जो है बराबर होता है 96500 कूलम. कितना होता है, 96500 कूलम. ओके, ये बात समझ में आ गया. चलिए, दूसरी बात ये है हमारे पास कि सबसे पहले जो चार्ज के बारे में डिस्कस किया था वो था आपका ड्यूफे, ठीक है, ड्यूफे. इसका नाम है साइंटिस्ट का चार्ल्स ड्यूफे. पूरा नाम जो है वो आपका क्या है, चार्ल्स ड्यूफे. तो इसने वैट्रियम और रेजिनस की बात की थी. किसकी बात की थी, वैट्रियम और रेजिनस. ये दो बातें इसने डिस्कस की थी. तो वैट्रियम जो है वो आपका ग्लास रॉड के लिए यूज किया था उसने, ग्लास रॉड. जब किसके साथ रब किया था उसने, प्लस सिल्क क्लॉथ, ठीक. तो ये कैसा चार्ज हो गया था, पॉजिटिव चार्ज. तो वैट्रियम जो है वो यूज किया गया था किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए. और अगर हम इसकी बात करें तो हमने इसको, जब हमने रब किया था इसको किसके साथ, वुलेन क्लॉथ के साथ या कैट स्किन के साथ, ठीक है, कैट स्किन के साथ जब हमने रब किया किसको, एम्बर रॉड को, एम्बर रॉड को जब हमने यूज किया तो एम्बर रॉड जो है वो कैसी चार्ज हो गई थी, निगेटिव. इसीलिए हमने इसको क्या बोला था, रेजिनस. तो ये वर्ड जो है वो आपके किसने बोले थे, तो ये आपके बोले थे, किसने बोले थे, ये चार्ल्स ड्यूफे ने आपको बताया था कि चार्ल्स ड्यूफे ने ये बोला कि वैट्रियम और रेजिनस दो होते हैं. तो रेजिनस के लिए उसने नेगेटिव यूज किया, वैट्रियम के लिए उसने पॉजिटिव का यूज किया. चलिए, ठीक है. अब देखिए, इसमें एक बात और पूछता है तुमसे, देखिए एक चीज और क्या पूछेगा तुमसे, समझते हैं.
देखिए एक बात ये पूछेगा कि पॉजिटिव और निगेटिव, यानी हमारे पास जो चार्जेस हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है हमारे पास निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव का क्या मतलब है, लैकिंग या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब होता है इसका, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाना, इसमें एक्सेस हो जाना, ठीक है। दूसरी चीज आपसे ये पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है वो किसने दिए थे, यानी किसने इस चीज के बारे में डिस्कस किया था। तो आप ये याद रखेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को देने वाला जो इंसान था उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। इसने क्या किया था, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए बोला था। इनको कभी कभी हम मॉडर्न चार्ज साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं कि ये इस तरह के हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न, अगर आपसे कोई पूछे कि मॉडर्न चार्ज कन्वेंशन किसने दिए थे, तो दैट इज द बेंजामिन फ्रैंकलिन, ओके। चलिए देखिए, और इसमें आगे और बातें करते हैं। तो अब हम चलते हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में अगर हम बात करें तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो ये हो गया, चलिए। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की हम बात कर रहे हैं, रब कर लें इसको, ओके। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में अगर हम डील कर रहे हैं तो हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में सबसे पहले होता है कि इट इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। क्या है, या सबसे पहले हम लोग क्या बात करें, इट इज एडिटिव इन नेचर। यानी एडिटिव नेचर का मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास यहां पर बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है, ये है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, इस तरह से। तो अगर यहाँ पे हम Q नेट अगर निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस ऑफ Q3 प्लस माइनस ऑफ Q4, और इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब एडिटिव नेचर का मतलब इट विल बी कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर प्लेस टू अ एल्जेब्रिक सम डायरेक्टली, ठीक है। दूसरा क्या है, इट इज कंजर्वेटिव, इट इज कंजर्वेटिव ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब अगर कोई एक सिस्टम है, अब वो आइसोलेट है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उस पर चार्ज क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। क्या मतलब कि अगर हमारे पास मान लीजिए जैसे ये एक बॉडी है A और ये एक बॉडी है B, ठीक, और ये किसी सिस्टम में रखे हुए हैं, इनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए शुरू में इसके पास था +4 कूलम, ठीक, और इसके पास था +10 या 6 कूलम, ठीक। अब हमने क्या करा, इनको कंडक्ट कर दिया, यानी किसी कंडक्टिंग वायर से हमने इनको ऐसे मिला दिया, तो ये A हो गया और ये B हो गया। जब हमने ऐसा कर दिया और फिर हमने देखा कि इस पे Q1 और इस पे Q2 चार्ज आ गया, ठीक है, इसको हमने हटा दिया इस तरह से, तो इस पे आ गया Q1 चार्ज A और इस पे आ गया B Q2 चार्ज। तो अगर हम Q1 प्लस Q2 को देखेंगे, Q1 प्लस Q2 दैट शुड बी ऑफ 10 कूलम। अब देखो इस पे हमने दो चीजें लगाई, एक तो हमने लगाया इस पे एडिटिव नेचर के इन दोनों को जोड़ दिया, और फिर हमने इन दोनों को क्या कर दिया, बराबर भी कर दिया, तो हमने क्या लगा दिया, कंजर्वेटिव। तो हमने इस पे दो काम किए, एक तो हमने किया है एडिटिव नेचर, इन दोनों का सम किया, और दूसरा हमने क्या लगाया, फाइनल चार्ज इज इक्वल टू द इनिशियल चार्ज। तो इस तरह की बॉडीज जो होती हैं, जो आइसोलेटेड सिस्टम होंगी, उन पे कभी भी चार्ज क्या होगा, कंजर्व रहेगा, कभी भी वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा या अपने आप को बढ़ाएगा नहीं।
हाँ, लेकिन एक चीज हो सकता है कि इन दोनों पे चार्ज कम या ज्यादा हो जाए, इन दोनों में एक्सचेंज हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, आइए देखिए। देखिए नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास। नेक्स्ट जो इसमें प्रॉपर्टी है वो है इट इज क्वांटाइज्ड। इट इज क्वांटाइज्ड। ठीक, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज्ड का मतलब यह है कि जब भी इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी गेन करेगी या कोई बॉडी लूज करेगी तो क्या करेगी, वो एक इंटीजर या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में ही गेन या रिलीज करती है। ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन पार्ट पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज मीनिंग ऑफ द क्वांटाइज्ड। यानी चार्ज हमेशा कैसे एक्सिस्ट करेगा, तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई में ही एग्जिट होगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि E जो है वो कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो हम ये कह सकते हैं कि Q जो है वो बराबर होगा प्लस माइनस n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के प्रोपोर्शनेट में ही होगा। यानी अगर 16 इंटीजर मल्टीपल है, यानी ये क्या है इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर वैल्यू अगर है तभी ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दैट इज मीनिंग ऑफ द क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड को अगर हम समझें और अच्छी तरीके से तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पर हम जाएं और हम किसी से बोलें कि कोल्ड ड्रिंक का 1.5 बोतल हमें दे दीजिए, तो वो ऐसा नहीं करेगा। वो या तो बोलेगा या तो 2 बोतल लीजिए या 3 बोतल लीजिए, या हाफ और 1/3 इस तरह की फ्रैक्शन वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइज्ड। लेकिन हम लोग का जो मास है वो क्वांटाइज्ड नहीं होता है। जैसे हमारा 50 kg एग्जैक्ट नहीं होगा, या तो उससे थोड़ा कम या उससे थोड़ा ज्यादा पॉसिबल होता है। तो ये क्या होती है क्वांटाइज्ड वैल्यू, यानी ऑलवेज प्रेजेंट इन अ इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। नेक्स्ट क्या है इसमें प्रॉपर्टी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके अंदर इट इज टाइम इनवेरिएंट। मतलब क्या? मतलब ये है कि चार्ज कभी भी टाइम के साथ अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम। यानी Q अगर किसी बॉडी पे रेस्ट पर कुछ है और जब वो मोशन में आ गया तब फिर एक चार्ज हमने कैलकुलेट किया, तो बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। दिस इज द टाइम इनवेरिएंट। किसी भी सिस्टम के ऊपर जो चार्ज है वो टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं करेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब आइए देखिए एक और चीज समझते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज एग्जिस्ट अलोंग विद मास। मतलब जहां पर चार्ज होगा वहां पे मास जरूर होगा। ठीक है, यह मतलब चार्ज एग्जिस्ट अलोंग विद मास का मतलब इफ चार्ज इज प्रेजेंट इट मींस दैट मास इज देयर। मतलब जैसे हम बोले इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो वो होता है आपका 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। इसी तरह से अगर हम प्रोटॉन पे चार्ज को देखें तो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, तो ये होता है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ठीक है, तो इस तरह के आपके मासेस होते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, मास में not exist without mass, without charge। यानी हमारा जो मास होता है वो विदाउट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब अगर हम इसकी बात करें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या आता है हैज मास बट नॉट चार्ज। लेकिन उस पर क्या नहीं होगा, चार्ज नहीं होता। ये बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा सा आपका क्राइटेरिया है जो आपको मैं याद रखना है। एक और प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं, चार्ज
इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। तो कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन ही मोस्टली ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, लिखिए इसको जल्दी से। हो गया? चलिए देखिए आगे। डन? ठीक। अब देखिए और प्रॉपर्टी क्या है इसकी? क्यों भाई? तो एक और प्रॉपर्टी होती है, वो भी सबको ही जानता है, क्या? लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। ये समझ में आ गई बात? चलिए अब एक सवाल करते हैं हम लोग और फिर उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर करेंगे। ठीक है, द श्योर टेस्ट फॉर टू bodies are electrically charged। ठीक, ए ऑप्शन है आपके पास रिपल्शन, बी ऑप्शन है आपके पास अट्रैक्शन, सी ऑप्शन है आपके पास रिपल्शन और अट्रैक्शन, डी आपके पास है कांट से। बताइए, कह रहा है कि कौन से इसमें से श्योर टेस्ट है कि बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है आपके पास? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका रिपल्शन। रिपल्शन टेस्ट जो है वो आपका श्योर टेस्ट है, अट्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है समझना। देखिए, अगर हम अट्रैक्शन को बोलते हैं तो दो मासेस भी आपस में अट्रैक्ट होते हैं। अगर दो मास आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होते, सॉरी इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होते, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो अट्रैक्शन है वो आपकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भी हो सकता है। इसीलिए कौन सा आंसर करना ठीक होगा? रिपल्शन ओनली। विच वन इज करेक्ट? रिपल्शन इज करेक्ट। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़े इसको। ठीक है, देखिए समझो। देखिए, अगर हम बॉडीज को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, देखो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक बॉडी है कोई जिसका नाम है ए और ये कोई बॉडी है जिसका नाम है बी। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। तो क्या हो जाएगा? यहां पे डिफिशियंसी ऑफ क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पे क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। अब एक बात और समझते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? बॉडी ए जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, बॉडी बी को बोलेंगे हम लोग निगेटिवली चार्ज्ड। तो ये कैसी चार्ज है? निगेटिवली। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये निगेटिवली चार्ज है। अब ये बताओ, अभी हमने एक चीज स्टडी की है कि जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ठीक है, चार्ज तो जा ही रहा है, वो तो बात ठीक है, लेकिन अभी तुमने क्या पढ़ा? चार्ज एग्जिस्ट अलोंग विद मास। यानी अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका मतलब है चार्ज के साथ साथ मास भी ट्रांसफर हो रहा है। यानी ए बॉडी से बी बॉडी में क्या हो रहा है?
मास ट्रांसफर हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इस वाली बॉडी को कि मास ऑफ ए, जो पॉजिटिवली चार्ज है बॉडी, उसका मास कम हो गया है निगेटिवली चार्ज बॉडी से। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी अगर ये दोनों इस तरह से हैं तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात समझते हैं अब इसमें, ये बात क्लियर हो गई। अब एक और चीज समझना, देखो अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं कि मेरे पास एक बॉडी ए है, ये न्यूट्रल है, क्या है ये बोलो? न्यूट्रल है। अब मैंने क्या किया, इसी बॉडी को एक बार मैंने पॉजिटिवली चार्ज किया, बॉडी ए ही है, मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया, ठीक है, और फिर मैंने इसी को नेगेटिवली चार्ज कर दिया, ए को क्या कर दिया? नेगेटिवली चार्ज कर दिया। आप मास रिलेशन बता सकते हो? बोलो, मास रिलेशन बता सकते हो कि नहीं, कि इनमें मास का रिलेशन कैसा होगा? तो अब जरा ध्यान से सुनना, ये बताओ पॉजिटिव, देखो इसमें और इसमें हम बात करते हैं पहले। तो इसमें और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें से तो कुछ चार्ज चला गया, अगर चला गया तो ये वाला मास इस वाले से तो बड़ा है, यानी मास ऑफ ए न्यूट्रल बड़ा होगा मास ऑफ ए पॉजिटिव। ये बात समझ में आया? यानी इस न्यूट्रल बॉडी का मास इस वाली बॉडी से तो बड़ा ही है, ठीक है। अब ये बताओ, इसमें अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तभी तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा, यानी इसका मास जो होगा नेगेटिव आ जाने की वजह से, यानी इसका वो इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि इसका मास वो ए जो है वो नेगेटिवली होगा, यानी नेगेटिव बॉडी का चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रल बॉडी दोनों से ही क्या होता है? ज्यादा होता है। ये बात क्लियर हुई? चलिए बनाइए इसको जल्दी से। डन, आगे बढ़े। चलिए देखिए, रब कर लें, ठीक। चलिए देखिए, क्वेश्चन करते हैं। ए बॉडी is charged by rubbing. A body is charged by rubbing. Then its weight is A. increases, B. decreases, C may increase or decrease, D remain unchanged। बताइए क्या होगा? बढ़ेगा मास, घटेगा, या बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या कुछ कह नहीं सकते? बताइए व्हाट यू कैन डू। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, बॉडी में क्या कह रहा है? ए बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग, ठीक है, बॉडी चार्ज हो रही है। अब बॉडी ठीक है, रबिंग की वजह से चार्ज हो रही है, बात सही है, लेकिन उसने क्लेरिफाई नहीं करा आपको कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो रही है या नेगेटिवली चार्ज हो रही है। अगर पॉजिटिवली चार्ज होगी तो हम बोल देंगे घट रहा है, और नेगेटिवली चार्ज होगी तो हम कह देंगे बढ़ रहा है, लेकिन उसने बोला है सिर्फ चार्ज हो रही है, इसका मतलब वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो विच वन इज द राइट आंसर? मे इंक्रीज और डिक्रीज। क्या आंसर हो जाएगा? मे इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर? बना लो जल्दी से इसको। चलिए आगे बढ़े। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
some positive charge is given to a spherical balloon, to given a spherical balloon, then its radius is A increases, B decreases, C maybe increases or decreases, D none of these. बताइए क्या होगा, बताओ. Some positive charge is given to a spherical balloon, then its radius is. क्या होगा? तो अगर हम बैलून की बात करें तो देखो, अगर ये स्फेरिकल बैलून एक हमारे पास, दिस इज योर स्फेरिकल बैलून, अभी हमने इसको कोई चार्ज नहीं दिया है. अब मान लीजिए कि हमने इसको चार्ज दे दिया, तो ये हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया कुछ. चलिए ठीक है, ये हमने पॉजिटिव चार्ज इसको दे दिया. जैसे ही हम इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो देखो क्या होगा कि ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल होगा, ये इधर रिपेल होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा. तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना साइज में. अपना साइज में क्या कर रहा है बताओ. अभी रेडियस कितना था r0, अब कितना हो गया r डैश. देन व्हाट विल हैपन, इंक्रीजेस. तो क्या आंसर हो जाएगा, इंक्रीजेस. क्लियर, बनाओ इसको जल्दी से. चलिए आगे बढ़े. बनाइए इसको. चलिए, तो ये हो गया आपके पास. ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग. देखिए, a body is positively charged. A body is positively charged, then its weight is, A ऑप्शन है आपके पास, increases, B ऑप्शन है आपके पास, decreases, C ऑप्शन है आपके पास, may increase और decrease, D ऑप्शन है आपके पास, remain unchanged. remain unchanged. बताइए. तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं. क्या कह रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है. अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉडी है, ए न्यूट्रल है. अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो सम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है. अगर n इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो n ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मास जब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा. तो व्हाट इज द आंसर इज देयर, डिक्रीजेस. क्या आंसर हो जाएगा बताओ, मास इज डिक्रीजेस या वेट इज डिक्रीजेस. क्लियर. चलिए बनाइए इसको. हो गया. ओके, चलिए अब समझते हैं इसको और आगे. देखिए,
नेक्स्ट एक और सवाल है हमारे पास, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर required to make 1 कूलम चार्ज। ठीक, ए ऑप्शन है आपके पास 6.25 10 to the power 8, बी ऑप्शन है आपके पास 1.625 into 10 to the power 18, सी ऑप्शन है आपके पास 6.25 into 10 to the power 18 और डी ऑप्शन है आपके पास 2 into 10 to the power 18. Which one is the right answer? बताइए। हो गया, तो बहुत इजी है, आप लोगों को रिजल्ट भी याद होना चाहिए इसका। तो क्या कह रहा है, 1 कूलम चार्ज हमें चाहिए, तो क्या होना चाहिए था वो Ne, ठीक है, Ne होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, 1 कूलम इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर हम इसको कर रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास ये, तो इसका जो रिजल्ट है वो अप्रोक्सीमेट आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये रिजल्ट आपको मेमोराइज कर लेना है। तो विच वन इज करेक्ट, दिस इज योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े, आइए देखिए एक और सवाल करते हैं इस पे। अब थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ा लेते हैं, तो बहुत हो गया इस तरह के सवाल। चलिए देखिए और क्या कर सकते हैं हम लोग, बता दें। चलिए तो ये याद रखिएगा, 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए, 6.25 10 टू द पावर 18। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए हाउ मैनी नेगेटिव चार्ज is present in 54 gram of water. How many number of negative charge present in 54 gram of water? A ऑप्शन है आपके पास 2.89 into 10 to the power 7 कूलम। बी ऑप्शन है आपके पास 4.8 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम। सी ऑप्शन है आपके पास 2.9 या 3.4 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम और डी ऑप्शन है आपके पास 6.25 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम। बताइए, ये थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा सही है इस क्वेश्चन का। बताइए कि आप क्या कैसे निकालोगे, हाउ यू कैन सॉल्व दिस। क्या कह रहा है, हाउ मेनी नेगेटिव चार्जेस इज प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। 54 ग्राम ऑफ वाटर में कितने चार्जेस मौजूद होंगे ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें नंबर ऑफ मोल्स। तो चलिए इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालें तो गिवन मास कितना है हमारे पास, कितना क्या मास है 54 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका 18 ग्राम। तो कितना आ जाएगा बताओ 18, तो कितना आ जाएगा बताओ 3। अब ये बताओ एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, ठीक है, कितने एटम्स होते हैं। तो वो हम जानते हैं कितने होते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 960.18, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, ये आ गया हमारे पास इंटू 10 टू द पावर 23। इतने हमारे पास एटम्स हैं। अब हमें यह पता करना है कि इस एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो
सॉरी मॉलिक्यूल में, तो कितना है H2O, H2O तो कितने हो गए, इसकी वजह से 8 हो गए और इसकी वजह से 2, यानी टोटल 10 हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, तो हम लिखेंगे 10। 10 का मतलब हो गया 18 इंटू 0 सॉरी कितना 0.069 इंटू 10 टू दी पावर 24। अब हमें क्या करना है, अब हमें चार्ज निकालना है, तो Q तो कितना लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 इंटू 18.069 इंटू 10 टू दी पावर 24, तो कितना आ जाएगा ये बताओ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 10 टू दी पावर 5। अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो लगभग ये कितना आएंगे, देखो 16, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें 18 ही मान लें इसको अगर, तो 16 8 जा 18 6 जा कितना होता है, 18 6 जा 98, 9 18 1 जा 18 और 9 27, ठीक है, तो कितना आ जाएगा एक आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2.78 इंटू 10 टू दी पावर 6, यानी इसके अराउंड में आना चाहिए। तो कौन सा फिट बैठ रहा है इसमें, तो यही वाला सही है, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ ज्यादा अप्रोक्सीमेशन लिया, तो दैट इज द आंसर। तो ये हमारा ये जो अप्रोक्सीमेशन है इसमें हमें कितना मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा लगभग इस तरह का हमें डेटा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए अब हम लोग इसमें समझते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। देखिए अगर हम मेथड ऑफ चार्जिंग की बात करते हैं, किसकी बात करें अगर हम लोग, मेथड ऑफ चार्जिंग, तो देखिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो मेथड ऑफ चार्जिंग की अगर हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है समझते हैं। तो पहला है बाय फ्रिक्शन, तो अगर हम दो बॉडी को फ्रिक्शन कर रहे हैं यानी रब कर रहे हैं तो उसे कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि उसमें दो बॉडी होती हैं, दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जिसपे हाई एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी और एक के पास लो एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी एक के पास लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक के पास हाईली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जैसे हम बात करें, यानी अगर मेरे पास एक ग्लास रॉड है, दिस इज आवर ग्लास रॉड, क्या है ये हमारे पास ग्लास रॉड है, और ये हमारे पास एक सिल्क क्लॉथ है, क्या है सिल्क क्लॉथ। तो अगर मैं इन दोनों को रब करता हूं, क्या कर दूं रब, मैंने इन दोनों को क्या कर दिया रब कर दिया। अगर हम इसको रबिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, रबिंग करने से क्या होगा कि इसके पास जो होंगे वो कैसे चार्ज आ जाते हैं पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और ये कैसी हो जाती है नेगेटिवली चार्ज्ड, ये कैसी हो जाती है नेगेटिवली चार्ज। तो हम ये बोलेंगे कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, कैसे थे इसके पास लूजली बाउंड थे, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए ट्रांसफर कर दिए। इसके पास क्या थे, इसके पास क्या थे इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली बाउंड, यानी इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्या थे हाईली बाउंड थे, ठीक। यानी एक और हम बात कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाई, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी क्या है हाई है, और इस पे क्या है लो या लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी क्या होगी कम होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब हम दो पेयर को लेते हैं तो उनमें रबिंग में जो होता है एक में हाई एफिनिटी होती है और एक के पास कैसी होती है लो एफिनिटी होगी। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि लो एफिनिटी और हाई एफिनिटी, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो कुछ हमें थोड़ा सा डेटा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे कि कौन से हम पेयर लेते हैं जिससे कि आपका चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर हमारे ये आप चलो मैं इधर लिख दे रहा हूं इसको, देखो
अगर हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की बात करें, पॉजिटिवली, ठीक है, और यहां पे निगेटिवली। तो पॉजिटिवली में जैसे हमारे पास ग्लास रॉड, तो अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर दें, सिल्क क्लॉथ, तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। फ्लैनल, अगर हम फ्लैनल की बात करें, या कैट स्किन, ठीक है, कैट स्किन, अगर हम इसको एम्बर से रब कर दें, एम्बर रॉड, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा। और क्या होता है, वुलेन क्लॉथ, वुलेन क्लॉथ, तो अगर हम वुलेन क्लॉथ की बात कर रहे हैं, तो वुलेन क्लॉथ को अगर हम एबोनाइट रॉड से रब कर रहे हैं तब भी यही होगा। एबोनाइट रॉड कैसी हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज, और ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, अच्छा, वुलेन कारपेट, वुलेन कारपेट, अगर हम वुलेन कारपेट की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर हम रबर शूज, तो रबर शूज जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज। तो ये थोड़ा सा आप लोग एक आइडिया रखिएगा, ये तीनों ज्यादा फेमस हैं, इनको थोड़ा याद रखिएगा, ये शायद तुमसे पूछा जाए। ठीक है, इन तीनों को थोड़ा सा मेमोराइज रखिएगा। क्लियर? चलिए, अब देखिए इसमें एक और बात हम समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन में क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो अपोजिट नेचर की चार्ज होती है, और दोनों ही बॉडी शुरू में कैसी रहती है, न्यूट्रल। दोनों ही बॉडी शुरू में कैसी रहती है, बोलो, न्यूट्रल। ये भी कैसी थी शुरू में, न्यूट्रल, ठीक है, और ये भी कैसी थी शुरू में, न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल। ठीक, लेकिन जब हम इनको रब कर देते हैं तो वो अपोजिट नेचर की चार्ज हो जाती है। कैसे नेचर की चार्ज होंगी, अपोजिट नेचर की। क्या होता है इनमें, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं। तो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होती है, बॉडी चार्ज हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शन। तो एक मेथड तो हमारा यही होता है कि फ्रिक्शन के जरिए हम इनको चार्ज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास कंडक्शन। ठीक है, तो देखिए कंडक्शन में क्या होगा, समझते हैं, आइए ये रब कर लें। चलिए देखिए, बाई कंडक्शन, ये सब मैं बहुत आसान चीज है, थोड़ा सा स्कोरिंग भी होता है आपका ये वाला पार्ट। चलिए देखिए, कंडक्शन हम लोग समझते हैं, कंडक्शन क्या होता है। दूसरा है हमारे पास बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन। अब देखिए कंडक्शन में अगर हम बात करें तो एक बॉडी को, एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाएगा। यानी ए चार्ज बॉडी कनेक्ट विद अ न्यूट्रल बॉडी। मान लेते हैं अगर हम कि हमारे पास ये एक चार्ज स्फीयर है, इस पे चार्ज पॉजिटिव है और ये किसी इंसुलेटेड स्टैंड पे ऐसे रखा हुआ है, ये एक चार्ज स्फीयर है। ओके, ये हमारे पास एक अनचार्ज्ड है, यानी न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। ये ए है और ये बी है। ठीक, ओके। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ऐसे मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। जब ये कनेक्ट हो जाएंगे, जब ये क्या हो जाएंगे, ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, तो क्या होता है कि इन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, इन पे डिस्ट्रीब्यूट, इस तरह से। ये ए हो गया और ये बी। फिर अगर हम इनको अलग हटा दें तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये देखो। ठीक, ये बी है और ये ए है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब इस पे मान लेते हैं Q1 आ गया और इस पे मान लेते हैं Q2 आ गया। ठीक, यहां पे क्या था, यहां पे QB जो था वो 0 था और यहां पे QA था। अब इसमें क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा और एडिटिव नेचर लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे Q ऑफ A बराबर होगा Q ऑफ 1 प्लस Q ऑफ 2। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज, इसमें जो बॉडी है वो कैसे नेचर की चार्ज होती है, सेम नेचर की। बॉडी, बोथ बॉडी आर, बोथ बॉडी आर
चार्ज्ड ऑफ सेम नेचर। अच्छा चलो ठीक है। अब बात यह है कि चार्ज इधर से इधर गया ही क्यों? देखो यहां पे जब हम चार्ज की बात करते हैं, इसको इसके अकॉर्डिंग समझते हैं तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको, यानी इन दोनों में सब में क्या हो रहा होगा? रिपल्शन हो रहा होगा। लेकिन ये तो इंसुलेटेड पैड है तो ये तो जाने नहीं देगा चार्ज को, तो चार्ज आपस में यहां क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं। अब तुमने क्या किया, जैसे ही इसको इसके साथ कनेक्ट किया तो तुमने इनको चलने के लिए एक पाथ प्रोवाइड कर दी। तो जैसे ही ये पाथ प्रोवाइड करोगे तो ये क्या करेगा? मतलब स्प्रेड हो जाएगा या उसी पे फैल जाएगा। तो इसकी वजह से ऐसा होता है। या एक और सिंपल हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक बॉगी है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी भीड़ भरी हुई है, बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर, उसी से दूसरी बॉगी सटी हुई है लेकिन दरवाजा बंद है। अब हम जैसे ही दरवाजा खोलेंगे तो भीड़ किधर से किधर भागेगी? तो भीड़ क्राउडिंग से क्या करेगी? इस एम्प्टी स्पेस में जाएगी। तो वही चीज यहां हो रही है, यहां पे क्राउडिंग हो रही है और यहां पे कुछ भी नहीं है, तो जगह खाली है तो ये चले आएंगे यहां पे, तो ये आ जाएंगे। अब दूसरी बात कि ठीक है ये तो आपने कर दिया, अब अगर ये दोनों सेम साइज नहीं हुए या इस तरह से हुआ तो क्या होगा? तो आप जानते हैं जिसका साइज बड़ा होगा उस पे चार्ज ज्यादा चले जाएंगे और जिसका साइज छोटा होगा उस पे चार्ज कम चले जाएंगे। अब ये होता कब तक रहेगा? तो समझते हैं। देखिए तो इसमें एक वर्ड आएगा पोटेंशियल, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो आगे इसी चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। पोटेंशियल का मतलब होता है लेवल, यानी कितना वो स्टोर कर सकता है उस चीज को। अब जैसे मान लो कि एक कंपार्टमेंट में 10 लोग आ सकते हैं, आप उसमें आप 15 नहीं बिठा सकते या आप उसमें 12 नहीं बिठा सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये बना लिया। चलिए अब इसमें कुछ बातें हम लोग समझते हैं। देखिए देखो समझना, पहली चीज हमें क्या याद रखनी है इसके अंदर, चार्ज is transferred from high potential to low potential until they become equal, no matter of size। साइज से उसको कोई लेना देना नहीं है, शेप से भी ज्यादा मतलब नहीं है। दूसरी चीज, इफ 2 or more bodies are same shape and size, then charge is equally distributed। ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। अब एक बात समझिए कि अगर मेरे पास यहां पर ये एक चार्ज, एक बॉडी है जिसका रेजिस्टेंस रेडियस r है और इस पे चार्ज q1 है, और एक दूसरी बॉडी है ये जिसका रेडियस r2 है और इस पे चार्ज q2 है। अब हमने इन दोनों को कांटेक्ट में रख दिया, ऐसे हमने कंडक्शन कर दिया। जब कंडक्शन कर दिया तो इन दोनों पे चार्जेस क्या क्या हो जाएंगे, ठीक। तो इसमें दो बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्या कि इन पे जो चार्ज आने वाले हैं, यहां पर देखो ये r1 डैश है और ये आपका r2 डैश है, r2 है। तो यहां पे चार्ज मान लीजिए q1 डैश आ गया और यहां पे q2 डैश आ गया। तो तुम्हें ये याद रखना है कि ये वाले जो चार्जेस के ऊपर आ रहे हैं, यानी q1 डैश अपॉन q2 डैश इज इक्वल टू r1 अपॉन r2, यानी जो चार्ज हमारी बॉडी एक्वायर करती है, तो चार्ज क्या होता है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स रेडियस होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस।
ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और क्या बात याद रखनी है कि Q1 प्लस Q2 जो होगा वो Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर होगा। चलिए अब इस पे एक न्यूमेरिकल बनाते हैं हम लोग। आइए चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। देखिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग कि एक न्यूमेरिकल है हमारे पास 2 spheres whose radius are r and 3r. They contain charge is 50 coulomb and 150 coulomb. 50 coulomb and 150 coulomb. What is the charge, या ऐसे कर लीजिए 150 और 50. What is the charge after conduction between them? ये हमारे पास सवाल है। ठीक, तो अब हमें इसे करना पड़ेगा कि वो कितना कितना आ रहा है। तो चलिए करके देखते हैं कितना आ रहा है। आप कर लीजिए पहले, फिर मैं करता हूं इसको कैसे करना है। कर लीजिए पहले जल्दी से। चलिए करें। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो 3r है, ये जो r है, ये r वाला जो है इस पे चार्ज कितना है 150 कूलम, और ये जो 3r वाला है इस पे कितना है, इस पे हमारे पास 50 कूलम। ठीक है, तो कंडक्शन के बाद हमने मान लिया कि इस छोटे वाले पर जिसका रेडियस r है उस पर Q1 डैश आ गया, और ये जो बड़ा वाला है 3r इस पे Q2 डैश आ गया। अब अगर हम Q1 Q2 की बात करें तो आप बोलेंगे कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए 1/3 हो जाना चाहिए। ठीक है, 1/3 हो जाना चाहिए, और दोनों का सम 200 भी रहना चाहिए, यानी Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू 200 कूलम। अभी बताओ Q1 कितना है, Q2 कितना है, थ्राइस ऑफ दिस, तो ये थ्राइस हो गया, ये 4 हो गया, तो Q1 डैश कितना आ गया बताओ 50 कूलम। ओके, और Q2 कितना आ गया Q2 डैश, तो Q2 डैश हमारे पास आ जाएगा थ्राइस ऑफ Q1 डैश, तो यानी कितना आ गया 150 कूलम। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बनाइए इसको जल्दी से। तो ठीक है बच्चों, आज यहीं पे रोक लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंडक्शन प्रोसेस करेंगे और योर कूलम्स लॉ। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। इस पे लास्ट ईयर में जो प्रॉब्लम्स आए उनको डिस्कस कर लीजिएगा, और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम जरूर बनाइएगा जो इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपका इंडक्शन और कूलम्स लॉ को ही स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए ओके।